नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाठक। आज मैं शुभम सर के साथ मेंस 2020 के क्वेश्चंस के ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस करूंगा। पर्पस इस सेशन का यही होगा कि वो क्वेश्चंस के सोर्स एरिया कहाँ पे होते हैं और एग्जामिनेशन प्रेशर में हम क्या गलती कर जाते हैं, हम किस कीवर्ड को मिस कर जाते हैं और वो वर्ड की मीनिंग क्या मांग रहा होता है, हमें से क्या डिमांड कर रहा होता है और हम क्या लिख जाते हैं। तो शुभम सर, आपका डायलॉग मंच में बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, मैं आपको रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूं सर, 5-6 क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये सर आया था, इसमें ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 150 अराउंड इसमें लिखना था। एक क्वेश्चन था सर, डिस्कस जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। तो सर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज पे कंफ्यूजन होता है कि डिस्कस जब वर्ड आ गया, क्योंकि सरकम पैसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जोन के बारे में तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा जा सकता है, इसमें क्या अप्रोच रखना चाहिए सर और इसका सोर्स क्या हो सकता है? मेरा जो अप्रोच था वो क्वाइट सिंपल था कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूंगा 10 पॉइंट्स लिखने का। डिस्कस अगर बोला है तो मैं उसको थोड़ा बीच में एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, है ना। और ये जो सोर्स है वो जो भी हम लोग बेसिक एनसीईआरटी पढ़ते हैं या अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिए तो वो भी एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं मोस्टली। तो इसका बेसिक सोर्स जो है मेरे ख्याल से एनसीईआरटी ही है। और जैसे कि ये क्वेश्चन है कि डिस्कस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। सो एक दिमाग में एक चेहरा, एक इमेज बनना चाहिए पैसिफिक रिम सारे एरिया का। जैसे वहां पे रिंग ऑफ फायर है तो वो पहला एक पॉइंट आएगा। उसपे फिर मैप पे मैं दिखाऊंगा भी कि पैसिफिक ओशन है और ये रिम ऑफ फायर है। यहाँ पे अर्थक्वेक भी है जहाँ पे पैसिफिक प्लेट जो है वो सबडक्टिंग है और जो इधर वाले प्लेट है वो उसके ऊपर जा रहा है। तो ये वाला ये भी जो है वो दिखाना जरूरी है। फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉर्थ अमेरिका में वहां पे एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, वो दिखाएंगे। फिर जो प्लेट सबडक्ट कर रहा है तो उसके वजह से वो एंडेस और ये जो रॉकी एंडेस है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस एरिया में दिखाएंगे। फिर ऊपर में जो चेन ऑफ आइलैंड्स बनते हैं वो भी सबडक्शन के वजह से बनता है, तो वो भी दिखाना जरूरी है। फिर इसके अलावा इस साइड में जो मैरिना ट्रेंच वगैरह बनता है, जो पैसिफिक फिलीपींस सी है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सी है, वो भी इसी वजह से बनता है। और जो जापान वाला एरिया है और वहाँ पे आइलैंड्स बनते हैं उसको दिखाना जरूरी है। एंड सरकम पैसिफिक जोन। तो सर एक तो ये डायग्राम बना देते हैं और उसके बाद सबडक्शन जो प्लेट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अलग से हिंट करते हैं ऐसे सर। हाँ, वो मेंशन मैं करूंगा, यहाँ से एरो दिखाऊंगा, मेंशन करूंगा कि ये सारे प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रहा है और ये प्लेट ऊपर जा रहा है। और एग्जामिनेशन के टाइम पे तो वो सारे प्लेट्स के नाम भी याद थे तो उसको भी वहां पे मेंशन कर देना है। और जो माउंटेन्स बन रहे हैं उसको भी मेंशन करना है क्योंकि वो भी उसी वजह से बन रहा है। जो ट्रेंचेस बनते हैं उसको भी मेंशन करना है क्योंकि दैट इज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसी के वजह से बनता है ट्रेंच। तो ट्रेंच को मेंशन करना है। तो अर्थक्वेक्स होते हैं तो इसमें दो टाइप के अर्थक्वेक होते हैं, एक डीप अर्थक्वेक होता है, एक शैलो अर्थक्वेक्स होता है। तो दोनों को मेंशन करना है। जो ट्रेंच में होता है वो डीप अर्थक्वेक होता है तो उसको मेंशन करना है। तो वो सरकम वाला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है जो डीप अर्थक्वेक्स है। और न्यू लैंडमार्क्स भी बनता है, न्यू आइलैंड्स का भी फॉर्मेशन होता है, दैट इज आल्सो अ जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो ऐसे से करके जो है जो मैं कोशिश किया कि इसको 10 पॉइंट्स जो है वो मैं इसमें लिख दूं। जी सर, तो मतलब ये 10 पॉइंट में काफी पॉइंट आपने एड्रेस कर लिया सर, क्योंकि टोपोग्राफी फीचर्स के अलावा टोपोग्राफी और ये सब डायमेंशंस को भी बताना एक चैलेंजिंग रहता है। मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद है बट हो सकता है मैं जो है वो क्लाइमेटिक और ये सब का भी एक लाइन में लिख दिया हूँ कि इसके वजह से वो क्लाइमेट वगैरह को भी इम्पैक्ट करता है। जी सर। सर मेन पर्पस यही कि सर एग्जामिनेशन प्रेशर में हम कैसा अपना एटीट्यूड रखें जिससे कि हमारा वो कीवर्ड मिस ना हो। तो सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड अ वाइबल सॉल्यूशन फॉर मल्टीडायमेंशनल इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट, फ्लड्स एंड इंटरप्टिंग नेविगेशन। तो यहाँ पे कीवर्ड कितने मार्कर का क्वेश्चन है ये 250 वर्ड्स का था सर। 15 मार्कर, ओके। तो यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन है। व्हेनेवर देयर इज अ क्रिटिकली एग्जामिन आपको दोनों साइड दिखाना है।
और जी, जैसे कि ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है, यहाँ पे बोला सर। है कि ये इतना अच्छा चीज करेगा, बट जी सर। क्रिटिकल एग्जामिनर तो इसके नेगेटिव फीचर्स भी लिखने हैं। तो मैं जो इसका स्टार्ट करूंगा, मैं क्वेश्चन जी को सर। 3 भाग में बांटूंगा। और जैसे कि जी आप ऐसे गोला बना रहे, मैं एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसे अंडरलाइन करता था, इंपॉर्टेंट चीज है। जी और सर। जी सर। इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का कोई हिस्ट्री है या मुझे कुछ जी पता है, तो वो मैं जी सर। लिखा। एक साइड में मैं छोटा सा डायग्राम भी बनाया कि कौन कौन सा इंटरलिंकिंग रिवर्स जो है वो चल रहा है। केन बेतवा है, फिर यहाँ पे महानंदा और कोसी का लिंकिंग है, तो उसको मैं एक दो जो इंटरलिंकिंग है वो साइड में ऐसे दिखाया मैप जी बना करके। फिर जी सर। इंट्रोडक्शन लिखा। फिर जी सर। मैं लिखा कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो उसमें जी चार सर। पांच इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूशंस जो यहाँ पे मेंशन है उसको थोड़ा एलोबरेट करके 5 पॉइंट्स में लिखे। फिर लिखे जी कि सर। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो 5-6 पॉइंट्स प्रॉब्लम्स लिखा। फिर एंड में वे फॉरवर्ड लिखा। क्रिटिकली जब भी एग्जामिन होता है तो जी आप सर। प्रॉब्लम्स चैलेंजेस ये सबको आप सामने लिखते हैं, जी साथ ही सर। साथ आप उसका सॉल्यूशन भी लिखते हैं। तो जी सॉल्यूशन सर। जो है, ये वे फॉरवर्ड जो है वो जी कंक्लूजन नहीं है, वो 5 सजेशन देंगे और जी फिर सर। कंक्लूड करेंगे 2 या 3-4 लाइन में। इसके बाद एक कंक्लूजन होगा सर। हाँ ठीक है सर। तो सर यहाँ क्रिटिकली एग्जामिन बच्चों को बहुत ये कंफ्यूज करता है। बच्चे सोचते हैं कि इसका केवल नेगेटिव साइड लिखना है, पर क्रिटिकल एग्जामिन में हमें दोनों डायमेंशंस को डिटेल में देखना है। राइट राइट। तो मेरा ये अप्रोच होता था कि पहले पॉजिटिव लिखूं, फिर नेगेटिव लिखूं, फिर पॉजिटिव पे एंड करूं। जी सर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव अ क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद एग्जांपल्स। यहाँ पे सर मेरा पर्पस मेरा ये जानना है कि आप वो एग्जांपल्स को कैसे, और इतना सारा फैक्ट्स लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाना तो बहुत दिक्कत वाला सिचुएशन है। नहीं नहीं, तो आप उतने जी फैक्ट्स सर, नहीं लिखने होते हैं। आप बताइए इसमें कितने वर्ड्स के हैं, 150 या 250? 150 वर्ड्स के हैं सर ये। तो ये बहुत, मतलब बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है। जैसे द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। ओके, जी सो मैं हो सकता है इंट्रोडक्शन में डेजर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा लिखा होगा। फिर जी सर। क्योंकि ये क्वेश्चन में देखिए 2 पार्ट पहले से मेंशन है, बहुत सटल तरीके से है कि जी सर। डेजर्टिफिकेशन का जो अभी तक अप्रोच होता था, मतलब जी कुछ साल पहले तक ऐसा माना जाता होगा कि ये क्लाइमेटिक बाउंड्रीज में लिमिट होता होगा, फिर वो जी सर। सिनेरियो चेंज हुआ होगा। तो जी सर। पहले मैं थोड़ा मेंशन करूंगा डेजर्टिफिकेशन और कैसे डेजर्टिफिकेशन जो है जो क्लाइमेटिक बाउंड्रीज कुछ जो वर्ल्ड मैप बनाऊंगा और कहाँ कहाँ पे डेजर्ट्स हैं वो मैं हो सकता है मैं दिखा दूंगा कि ये जो डेजर्ट्स हैं ये पहले से ही है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस एरिया, क्योंकि जो इसके रीजंस हैं, एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि इंडिया में 30% जो लैंड है वो जो है डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा चुका है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर लैंड यूज, बिकॉज ऑफ जो है एग्रीकल्चर अगर हम बहुत इंटेंसिवली करते हैं तो उसके वजह से भी होता है। फिर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो सॉइल वगैरह का इरोजन हो जाता है तो डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। तो ये 4-5 मैं रीजंस दूंगा कि द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन जो है इट डजंट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। जो पहले जो ये जो डेजर्ट्स हैं दैट इज नॉट लिमिटेड टू दीज डेजर्ट्स। डेजर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस। तो हो सकता है कि मैं इसमें थोड़ा पैराग्राफ में भी लिखाऊंगा, 3-4 करके पैराग्राफ में लिखाऊंगा, फिर उसको पैराग्राफ को चेंज भी किया होगा। तो इंडिया के एग्जांपल्स में लिखाऊंगा और इसमें वर्ल्ड के भी एग्जांपल्स दिए होंगे, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज नॉट लिमिटेड टू ओनली इंडिया। कैसे करके कहीं और एग्जांपल के तौर पे जो है आप एग्जाम्पल के तौर पे काफी सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है, ब्राजील हो सकता है, अफ्रीका हो जी सकता सर। है, तो मुझे जी एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे, बट मेरा जी अप्रोच मैं डिस्कस करने का चाह रहा हूँ बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट लिमिटेड टू ओनली इंडिया। तो आप वर्ल्ड के भी एग्जाम्पल्स जो है वो इसमें आप डाल सकते हैं जी और सर। इसके रीजन आप बता दीजिए और एग्जाम्पल्स डाल दीजिए। जी सर। तो जस्टिफाई करने का मतलब यहाँ पे सर कैसे कि अपने आंसर्स को आप सपोर्ट करिए हाँ, एग्जांपल्स। जस्टिफाई का जो है उसमें यह है कि कोई आप एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कोई अच्छा। जस्टिफाई दिया, जस्टिफाई विद एग्जांपल्स, यू हैव टू एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल्स। तो यहाँ पे थोड़ा अप्रोच चेंज हो सकता है कि मैं कोई एक एग्जांपल में उठाया कि इंडिया में जो डेजर्टिफिकेशन है वो इस वजह से हो रहा है और उसके एग्जांपल्स जो है वो दे दिए। सर थैंक यू सर। ये तो एक अच्छा अप्रोच आपका मिला सर।
सर ये एक क्वेश्चन, ये लास्ट ज्योग्राफी का ले लूंगा सर, और दो एक इकोनॉमिक्स का ले लूंगा और एक पॉलिटी का। तो सर ये क्वेश्चन था, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सर एग्जामिनेशन प्रेशर में ये कैसे अपने आप को मतलब ऐसा बांध के रखें कि हम हिमालयन के मेल्टिंग को रिसोर्सेज से ही जोड़ पाए, क्योंकि मेल्टिंग का बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, फ्लड आता है, तो ये रिसोर्सेज और मेल्टिंग के बीच में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होगा? कितने मार्कर का क्वेश्चन है ये वही 150 वर्ड्स का था सर, 10 मार्क्स। ओके ओके ओके। तो इसमें जो है मैं पहले मेंशन करूंगा जो कोई एक इसमें मोस्टली मेरे पास एक डेटा था कि हिमालयन ग्लेशियर जो है वो बाकी और सब जगह से डबल टाइम्स जो है वो हीट अप हो रहा है और बहुत स्पीड में वो जो है वो मेल्ट कर रहा है। इसका कोई एक डेटा था जो कि मैं मेंशन किया था इंट्रोडक्शन में। और फिर जो है इसके मैं ये लिखा था कि कैसे हिमालयन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हैज फार रीचिंग इम्पैक्ट। तो बस इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज, जो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि हिमालयन ग्लेशियर के मेल्टिंग से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो हिमालयन से आते हैं और इतना परसेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉर्थ इंडिया में बसता है और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, तो उस वजह से वो वाटर रिसोर्स पे इम्पैक्ट करेगा। फिर जो ग्राउंड लेवल है वो इम्पैक्ट करेगा, ग्राउंड लेवल जो है ग्राउंड लेवल को इम्पैक्ट करेगा। फिर हाँ ये मैं डायग्राम से मोस्टली बनाया था। और इसके अलावा जो है ये मानसून को इम्पैक्ट, जैसे ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से इसका जो अंडरलाइंग थीम है वो पूछना चाह रहा है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं कि ये मानसून को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये मानसून को मैं अच्छे से मेंशन किया था कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से वो मानसून का जो पैटर्न है वो भी इम्पैक्ट हो जाता है, तो ये मैं मेंशन किया हूँ। फिर एक दो और पॉइंट्स मैंने मेंशन किया था। फॉर एग्जांपल वाटर, हाँ डायमेंशंस होंगे सर, वो तो अब काफी दिन हो गया, साल भर हो गया पुराना। सर ये पूछना चाह रहा था कि सर फार रीचिंग को आपने कैसे जस्टिफाई किया? जो फार रीचिंग था तो क्या सर आपने वाटर रिसोर्सेज के भी फर्दर इम्पैक्ट्स बताए कि सोसाइटी में क्या पड़ेगा, माइग्रेशन? इसमें जैसे कि मेरा अप्रोच ये होता है कि एक सटल क्वेश्चन के अंदर भी एक सटल क्वेश्चन होता है। जैसे अगर आप इसको वापस से पढ़ेंगे कि हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि रिसोर्स हिमालयन ग्लेशियर्स का एक इम्पैक्ट है वाटर रिसोर्स पे। तो मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये मैं दिखाऊंगा कि कैसे हिमालयन रिसोर्स जो है, हिमालयन ग्लेशियर्स के मेल्टिंग का इम्पैक्ट है वाटर रिसोर्स पे। फिर फार रीचिंग में मतलब जितना हम लोग समझ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट है, तो उसमें फिर मैं मानसून, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर का इम्पैक्ट जो है वो दिखा दूंगा। फिर वाटर रिसोर्स, वाटर जो रिसोर्स है वो किस चीज के लिए है, वो बस ड्रिंकिंग नहीं है, वो एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, वो नेविगेशन के लिए भी यूज होता है, लोगों की इकोनॉमी, लोगों का जो इनकम है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो दिस इज दिस इज इम्पैक्टिंग वाटर एज अ रिसोर्स एज अ होल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो सारा चीज को मैं इकोनॉमी से रिलेट करना है, सिटी के ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट करना है, तो सारा चीज इस पे मेंशन करना है। फिर आप टूरिज्म पे भी डाल सकते हैं कि वाटर रिसोर्स का जो है वाटर पे हम लोग टूरिज्म में भी यूज करते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। फिर इन्वायरमेंटल एंगल डाल सकते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग अप, मतलब मच मोर बियॉन्ड द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ वाटर। जी सर। तो फार रीचिंग में सर हमें दोनों चीज देखना होगा, प्लस एंड माइनस, क्योंकि हम मेल्टिंग का तो प्लस बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, फिर भी जस्टिफाई करने के लिए क्या प्लस को भी, पॉजिटिव साइड को भी नहीं, मोस्टली जो इम्पैक्ट है वो निगेटिव इम्पैक्ट होगा इसमें। और क्योंकि इसमें पूछा नहीं है तो ऐसा आपको अलग से वे फॉरवर्ड मेंशन नहीं करना है, बट कंक्लूजन जब आप इसमें मैं 4 लाइन या 5 लाइन का जब कंक्लूजन लिखूंगा तो उसमें एक पॉजिटिव चीज मैं दिखा दूंगा। अगर कोई गवर्नमेंट का वैसा कुछ आया है तो वो कंक्लूजन में मेंशन कर दूंगा कि इस पे जो है फोकस करने की जरूरत है, और इस स्टेप के वजह से हम हिमालयन ग्लेशियर का मेल्टिंग हो जो इसको हम रोका जा सकता है। जी सर। सर मैं कुछ अदर सब्जेक्ट्स के भी ले लेता हूँ टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी। थोड़ा जल्दी करिएगा। जी सर, मैं जैसे सर जो इकोनॉमी में है इसमें ज्यादा डिटेल में तो वो डिस्कस और क्रिटिकली एग्जामिन नहीं पूछते, यहाँ पे तो ज्यादा देखा गया कि ये डिफाइन,
और एक्सप्लेन ऐसा वर्ड आता है, तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे एड्रेस किया था? डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट डिटरमिनेंट्स। तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका वो लिख दिया था डेफिनेशन, और कि आपकी कुछ और अलग स्ट्रेटजी थे सर? जैसे मुझे पता नहीं था कि पोटेंशियल जीडीपी होता क्या है, एंड एक्सप्लेन इट डिटरमिनेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनविजिबल। से टैकल किया, once a speaker always a speaker, do you think the practice once a speaker always a speaker, do you think the practice should be adopted to impart objectivity to the office of speaker of Lok Sabha? Okay, and कितने मार्कर का क्वेश्चन है ये? What would be its implications? Okay. See, इसमें रोबस्ट फंक्शनल पार्लियामेंट्री, ओके। सो इसमें अगर हम 250 जो क्वेश्चंस होते थे 250 वर्ड्स के, उसमें मैं 3 भाग में क्वेश्चन को डिवाइड करता था। तो तीसरा भाग मुझे क्लियर है कि व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया। ये 5 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हैं कि अगर एक बार स्पीकर जो बन गया, अगर वो हमेशा वो ऑलवेज अ स्पीकर, दैट मीन्स कि स्पीकर का जो रोल है वो अपॉलिटिकल होना चाहिए। और तो ये तीसरा वाला पार्ट में रोबस्ट फंक्शनिंग में मैं 5 पॉइंट लिख दूंगा। फिर स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट्स बनेंगे वो ये होंगे, डू यू थिंक द प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। सर जस्ट मुझे, हम लोग को तो एक सोर्स पता चलना है सर कि इसको कहाँ से एड्रेस किया जा सकता है। पॉलिटिकली आपने कौन सी किताब पढ़ी थी? ये क्वेश्चन जो है वो पूरा नया टाइप का क्वेश्चन है, जो हम लोग जो सोर्स जो हम लोग रेफर करते हैं लक्ष्मीकांत या जो भी पढ़ाया जाता है हमें, तो उतना ही वही सोर्स होगा। आपका आंसर करने का तरीका थोड़ा चेंज होगा। जैसे वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, डू यू थिंक दैट प्रैक्टिस, तो मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा कि कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्पीकर के लिए कहता है। अगर कोई वैसा आर्टिकल है तो वो मैं मेंशन कर दूंगा। फिर इसमें डू यू थिंक द प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर। तो इसमें जो है हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो रुझान होगा वो पॉजिटिव की तरह होगा कि वंस ए स्पीकर ऑलवेज स्पीकर अगर है तो उसका जो रोल है वो ज्यादा है, मतलब वो उसका जो ये क्या इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी है। तो ये कैसे इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी करेगा? जैसे कि अगर स्पीकर जो है अगर वो अपॉलिटिकल काम कर रहा है तो जो नंबर ऑफ आवर्स जो है फंक्शनिंग है वो बढ़ जाएगा, जो नंबर ऑफ बिल्स पास कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएगा, उसमें जो इनपुट्स आते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली दिस ऑल विल लीड टू इंक्रीज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्पीकर जो होता है इट इज ऑल्सो अ जज, जो उस हाउस में वो जज होता है। तो इसमें वो फिर ऑब्जेक्टिविटी आएगी कि कहीं पे जो अपना ये होता है सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने का कोई रिजोल्यूशन है या कोई और रिजोल्यूशन है तो वो स्पीकर ही अडॉप्ट करता है। तो ये हर जगह जो है इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिविटी आएगी, इसमें फायदा होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो इस तरीके से अलग अलग डायमेंशंस जो है वो मेंशन कर सकते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर? सो नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया, तो इसको सबसे पहले जो डेफिनेशन है, मैं एक नैनो टेक्नोलॉजी का एक डेफिनेशन मैं याद करके रखा था, वो मैं जो है वो भूल रहा हूँ एग्जैक्टली कितना से कितना जो है वो हम लोग उसके नीचे को हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी मानते हैं शायद। आई एम नॉट डेटा। हाँ, तो वो डेफिनेशन जो है वो मेंशन करना है। जी सर। एंड नैनो टेक्नोलॉजी का पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि तुम क्या समझते हो नैनो टेक्नोलॉजी के। तो इसके फीचर्स, इसके जो कि जैसे इसका साइज छोटा होना चाहिए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जो बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स है वो चेंज कर जाता है, जो सेंसिटिविटी आ जाती है तो वो रिएक्शंस को फास्ट कर देता है। तो ये सारे जो हम लोग जो समझते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का, उसको मैं पहले पेज में लिख दूंगा। सेकंड पेज में मैं आऊंगा हेल्थ केयर सेक्टर पे कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर पे एक लाइन से आएंगे, टेस्टिंग के लिए हेल्प करता है, जो टेस्ट बनाते हैं, वैक्सीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मेडिसिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फिर मेडिसिन का डिलीवरी में हेल्प करता है। नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से आप
जो है दवाई लेंगे वो अंदर में जाके वो सब जगह पे पहुंचेगा जो कि आप ट्रेडिशनली इनएक्सेसिबल है। तो ये अलग अलग डायमेंशन जो है नैनोटेक का, उसको हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। फिर ये जो प्रोसेलाइटिक्स जो होता है, जो एडिशनल जो हम लोग पहनते हैं, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी आपको फोकस करना है कि अलग अलग जगह जो यूज है उस सारे चीज को दिखाना है। फिर अगर आपको पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, तो उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे बायोटेक का मुझे पता था, नैनोटेक का नहीं पता था, तो अगर पता है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का कोई मिशन है तो उसको मेंशन कर सकते हैं। कोई वैसा लैब अगर हम लोग ये करते हैं, ये सारा चीज आप कंक्लूजन में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। जी सर। तो सर आपके साथ तो ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहा और छोटे से हमारे इस इंटरेक्शन में बहुत ही वाइड। इसमें एक और मेंशन कर सकते हैं कि आप एक जो है ग्राफ वो फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, बीच में आप नैनो टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं और उसके एप्लीकेशंस को आप 5-6 ऐसे करके एरो देके वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ही लिख सकते हैं। जी सर। तो इसमें फ्लो चार्ट से भी मतलब बीच में नैनो टेक्नोलॉजी लिख के और फिर चारों बगल एरो डाल के ऐसे करके एप्लीकेशन आप दिखा सकते हैं। जी सर। जी सर। तो सर लगभग हमने 3-4 डिसिप्लिन के टॉपिक को एड्रेस किया और ये छोटे से इंटरेक्शन में काफी कुछ ओपनिंग मिल गई हम लोग को। तो सर इसके लिए तो डायलॉग मंच आपका बहुत आभार व्यक्त करता है और बहुत ये बच्चों को बहुत, और जो एस्पिरेंट्स है उनको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस सेशन के लिए सर बहुत थैंक्स डायलॉग मंच की तरफ से। थैंक यू आपको भी, बिकॉज यू गेव मी दिस चांस। एंड बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि आप अपना स्ट्रैटेजी आंसर कॉपी शेयर करें। तो चूंकि मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा था दूसरे बहुत जगह में जो था वो विजिट था, मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे, तो अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो मैं खुद भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ और 2-3 दिनों में एक वीडियो भी, एक डिटेल वीडियो मैं लेके आऊंगा और जो है और मैं डेप्थ में जाऊंगा कि कैसे जो है आंसर लिखता था, अपने कॉपीज के एग्जांपल दूंगा और मैं अच्छे से जो है इसको मैं डिस्कस करूंगा। और ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे मैं इम्प्रूव भी किया, क्योंकि आप कोई भी जो एस्पिरेंट है वो डे 1 में अच्छा आंसर नहीं लिख सकता है, तो कैसे इम्प्रूवमेंट किया वो सारा स्ट्रेटेजी में वापस से मैं एक बार अच्छे से मैं शेयर करूंगा। तो हम लोगों के साथ भी शेयर करिएगा सर, तो हम लोग भी हाँ श्योर पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो सर ये तो सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू शुभम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डायलॉग मंच का समय देने के लिए और आपको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर।